नमस्कार, पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। आज हम विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में बात कर रहे हैं श्री सतीश दुरेजा जी से। सतीश दुरेजा जी की उम्र इस समय 82 वर्ष है। ये मूलतः मुल्तान के रहने वाले थे। 6 वर्ष की आयु में इन्हें अपने परिवार के साथ विभाजन के दर्द को झेलना पड़ा और बहुत मुश्किल से जीवन बचाते हुए भारत आए। आगे की कहानी सतीश जी से ही जानते हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएं, आप ऐसी क्या विभाजन की जब बात आती है तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आते हैं? आप सबसे पहले ये विचार आता है कि ये एक ऐसी यादें थीं जो हम जिंदगी भर कभी नहीं भुला सके। दिल्ली में जब भी इलेक्शन होता था, जितनी भी रिफ्यूजीज कॉलोनीज होती थी, जब भी हम होश में आए, कुछ समझ आई, अखबारें पढ़ना शुरू किया, तो जितनी भी ये कॉलोनियां होती थी, यहाँ पर उस वक्त जनसंघ हुआ करती थी और हमेशा वहाँ के लोग ही जीता करते थे। लेकिन कई विचारधारा उसमें चलती थी, तो पूछा करते थे लोग कि आप लोग जनसंघ को क्यों वोट देते हो, कांग्रेस को क्यों नहीं देते। तो सब लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो यातनाएं, जो पीड़ा, जितने कष्ट हम लोगों ने सहे और अपनी आंखों से देखे, उन सब की तस्वीर एक पिक्चर की तरह हमारे सामने आ जाती थी और हम लोग कोशिश करने पर भी उस ओर झुक नहीं सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त 6-7 वर्ष का था। जहां हम रहते थे वो मुल्तान से बाहर बस्तियां जो होती थीं, हमारा डेरा वहां था। उसका नाम था नवा शहर। लगभग मुल्तान से 1 या 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक नदी थी, उस पर पुल था। मुझे वो सारे दरवाजे याद हैं जो मुल्तान में थे, जो एंट्री पॉइंट होते थे, क्योंकि मुल्तान को मूल स्थान कहते हैं। यहाँ पर भगत प्रहलाद का जन्म हुआ, उसका मंदिर अब भी वहाँ पर है, लेकिन बड़ी दुर्दशा में। जितने भी बाहर से अटैक हुए, सबसे पहले मुल्तान झेलता था। जो बाकी भारतवर्ष में बीज बोया जा रहा था नफरत का, उसका असर वहां भी हुआ। पिताजी बताया करते थे कि सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, महात्मा गांधी भी आए थे। सुबहट होती रही, लोगों में हलचल काफी हुई, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे लगभग छोटी जितने कार्य होते थे यही लोग करते थे। लेकिन कोई मन मुटाव उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था जितना कि शेष भारतवर्ष में था। लेकिन जब पार्टीशन का डिसीजन हुआ तो जो लोग शहर में रहते थे वो मुल्तान के किले में सब इकट्ठा हो गए। उनका पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको सारी फैसिलिटीज वहां पर मिलती थी। पर मुल्तान के आसपास की जितनी भी बस्तियां थीं, वहां के लोग क्योंकि इतने टच में नहीं थे और कहीं ना कहीं मन के आखिरी छोर पे एक विश्वास सा था कि ये एक टेम्परेरी फेज है, हम लोग लौट कर फिर वापस इसी स्थान पर आएंगे। क्योंकि उस वक्त ना बैंक होते थे तो बहुत कम,
लोगों को जो पैसा इकट्ठा करना या घर में जितने भी गहने आभूषण थे वो दीवारों में, मोस्टली लेटरिन की दीवारों में छेद करके उनमें घड़े रख के उनमें रखा करते थे। तो लोग सिर्फ इसलिए उनको छोड़ के आए कि हमने वापस आना है, तो साथ लेके कहाँ घूमते रहेंगे। तो जितने भी लोगों ने अपना कमाया हुआ धन था वो लगभग वहीं छोड़ आए। और मुझे याद है कि जब हमें निकाला वहां से, उससे पहले हमारा जो मकान था वो बहुत बड़ा था, 4 मंजिल का था। नीचे थोक व्यापारी और परचून व्यापारी के लोग आते थे, हर तबके के लोग आते थे। तो हर चीज का वहां भंडार था। आसपास के जितने 100-200 घर थे, जब पार्टीशन की खबर आई तो वो सारे इकट्ठे होकर हमारे घर पे आ गए। उनमें से जितनी लेडीज बच्चे थे हम सबको उन्होंने छत पे चढ़ा दिया और नौजवान लोग नीचे रहे। हर फ्लैट की उसकी जितनी बालकनी थी, शाम होती ये सारे लोग हम पे हमला करने के लिए आ जाते, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते। तो हम लोग ऊपर पतीलों में पानी गर्म करके उसमें लाल मिर्चें डाल के उनके ऊपर डाला करते थे। जब वो पानी उनके ऊपर पड़ता था या आंखों में गिरता था तो वो भाग जाते थे। किसी तरह हमने कुछ दिन अपने आप को उनसे बचाए रखा, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ के अधिकारी आए, हमें ले गए। लेकिन क्योंकि जैसे किले में मैंने बताया था कि मुल्तान शहर के लोग ज़्यादा उसमें थे या जिनका रसूख था, हमें किले के बाहर चारों तरफ चारपाई जो थी उनका घेरा बनाकर उसके ऊपर चदरें डालकर उस पे रखा गया। कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कुछ लेके तो हम साथ आए नहीं थे। जल्दी जल्दी में कुछ सामान जो बांध सके, जो बोरियां भर सके सामान की, बर्तनों की, जो रोजमर्रा के जरूरत में थे, वो साथ लेके वहां आ गए। जो किले के अंदर रहते थे उनको तो रोज रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ करती थी कि आज इनका नंबर आ गया है, वो उस बोगी में जा सकते हैं। जो बहुत अमीर थे वो हवाई जहाज़ों से इंडिया आ गए। हमें क्योंकि बाहर थे और प्रोटेक्शन इतनी नहीं थी, तो हमें सबसे पहले उन्होंने कहा इनको किसी तरह हिंदुस्तान भेजा जाए, क्योंकि गाड़ियां तो बुक होती थी। तो हमें मालगाड़ियों में भेजा गया। मालगाड़ियां भी ऐसे जिनके ऊपर कोई छत नहीं थी। जैसे कि आप जानते हैं उसमें कोई शौचालय वगैरह भी नहीं था। इन सब हिसाब को झेलते हुए हमें स्टेशन पर जब लाया गया, मैं अपने परिवार के विषय में जानता हूं। मेरे परिवार में उसको मेरे दादाजी थे। किस स्टेशन पर लाया गया? मुल्तान स्टेशन पे जी। तो दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरे भाई थे, मेरी मदर थी, मेरी 2 बहनें थीं। तो पिताजी और मेरे बड़े भाई एक डब्बे में थे, मेरे दादाजी अलग थे। मैं, मेरी माताजी और मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन, हम एक डिब्बे में अलग थे। खाने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, बहुत मुश्किल थी। रास्ते में मुझे याद नहीं है कौन सा स्टेशन आया और गाड़ी रुकी,
तो एक आदमी हमारी गाड़ी में से नीचे उतरा। मैं उस वक़्त उसके अंदर एक खिड़की थी, उसके बीच में जगह खाली थी, उसमें से झांक रहा था। वो पेशाब जैसे कर रहा था तो उधर से कोई 2-3 मुसलमान आए, उन्होंने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं छोटा था, बहुत डर गया। लेकिन इसके बीच में भी बहुत प्रॉब्लम थी। जब मुल्तान स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी हमारी सुबह पहुंचे थे, दोपहर तक चली नहीं। पता ये लगा कि ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से ही मना कर दिया है। तो आरएसएस के वॉलंटियर्स ने उस वक़्त अपने आप को ऑफर किया कि हम गाड़ी को एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि जो गाड़ियां आगे जा रही थीं उन पे हमले हो रहे थे रास्ते में। तो ये एस्कॉर्ट करते हुए आरएसएस के लोग आए थे। क्यों हमारे उस जमाने में हमारे घर में जो भी बच्चा होता था, गुरु नानक जी का इतना प्रभाव था उधर की फैमिलीज पर। पहला बच्चा या तो सरदार हुआ करता था या उसको ये आरएसएस का प्रचारक बनाया जाता था। यदि आप पुराने प्रचारकों से किसी से पूछेंगे तो मोर देन 50% आपको प्रचारक उसी इलाके से ही मिलेंगे। 1947 में, बाद में तो ये प्रथा कहीं टूट सी गई, लेकिन पुराने प्रचारक जो आपको ज्यादा तक ओल्ड एज में मिलेंगे उस वक्त वो सारे उसी एरिया के ही थे। तो किसी तरह हम ये सारे दुख झेलते हुए फाजिल खां से होते हुए दिल्ली स्टेशन पर हमारी गाड़ी को नहीं जगह मिली, तो रात के करीब 8-9 बजे हमारी गाड़ी गुड़गांव पहुंची और वहां से हमारा सामान उतारा गया, हमें उतार दिया गया। बच्चों को, स्त्रियों को और बुजुर्गों को वहाँ एक कैंप बनाया गया था, वहाँ पर ले जाया गया। और जितने यंग लोग थे वो अपने सामान वहाँ उतार के, क्योंकि कैंप में उस वक्त ले जाना मुश्किल था, तो आखिरी लाइन पे जाके उन्होंने सामान रख के वहीं लेट गए। रात को आधी रात के करीब कोई इंजन शंटिंग करता हुआ उस लाइन पे आया, तो जितने लेटे हुए थे किसी की आंख में रोशनी पड़ी, वो उठा चिल्लाया, तो भागे लोग वहां से। लेकिन वो शंटिंग करता हुआ इंजन जो सामान हम लाए थे, जो ट्रंक या बोरियों में बर्तन या बाकी चीजें, वो इंजन अपने साथ ही घसीट के लेता गया। तो जब सुबह आए, लोगों ने शोर देखा, सब चीज देखी, तो किसी का ट्रंक के 2 हिस्से थे, किसी के बर्तन कटे पड़े थे। मीन जैसे कहते हैं कि मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, ये वही हालात हो गए थे। वहां कैंप में हमें खाने को गुड़ और भुने हुए चने मिला करते थे 2 टाइम। कुछ महीने वहां रहे। मेरी बुआ जी ने पहाड़गंज रहती थी, उनके पास एक कमरा और एक बरामदे का सेट था। उनकी बगल में ही एक छोटा सा हिस्सा था, 8 बाई 10 का या 7 बाई 10 का होगा। हम 9 प्राणी थे उस वक्त। उन्होंने हमें वहीं बुला लिया। पिताजी मेरे दादाजी मुल्तान में चौधरी हुआ करते थे। उनके पास 4 घोड़ियां होती थी, इतने अमीर थे वो। लेकिन सब कुछ वहीं छोड़ के इस आशा में कि वापस आएंगे, ये सामान कहाँ उठा के ले जाएं। यहाँ पर आए तो यहाँ पर खाने के लाले थे। तो ये थे
सतीश दुरेजा जी। इन्होंने विभाजन के दर्द को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से बताया है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।